तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे द्वारा RO 2023 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए और PCS प्री 2024 के लिए, इन दोनों के लिए GS का हमारे द्वारा बैच चलाया जा रहा है। हम आपको लगातार वीडियो सीरीज़ दे रहे हैं। इस समय हम घटना चक्र के पूर्वालोकन सीरीज़ आपको पढ़ा रहे हैं और घटना चक्र के पूर्वालोकन सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की ये पहला पार्ट है और इससे पहले मैंने भौतिक का, विश्व के भूगोल का, भारत के भूगोल का और इतिहास पर, इन सभी चीज़ों के, इन सभी टॉपिकों पर हमने वीडियो आपको बना दी है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। आप चाहे तो अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत और बेहतर बनाने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घटना चक्र के पूर्वालोकन सीरीज में रसायन विज्ञान का यह पहला पार्ट है दोस्तों। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो कौन से वो परमाणु है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए उसे हम कहते हैं डी, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, समस्थानिक, या फिर इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसे आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक है, आइसोटॉप्स। ठीक, देखिए दिया है कि एक ही तत्व के हुए परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक या आइसोटॉप्स कहलाते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानों की परमाणु संख्या समान होने का कारण यह है कि उनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, उनके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या रही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका। ठीक है, तो समस्थानिक क्या होते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आपका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। ठीक है, जिन परमाणु का भार भिन्न होता है परंतु परमाणु का क्रमांक समान होता है उसे हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। ठीक है, तो इसमें से किस कण का व्यास इतना होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, मृत्तिका का होता है। ठीक है, मृत्तिका का व्यास आपका 0.002 मिलीमीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है। तो नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 1 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है। तो इनमें से किसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, चांदी की। ठीक है, तो चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। ठीक है, इन सभी पदार्थों में से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो एल्युमिनियम को बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। तो वही प्रश्न है फिर से कि एल्युमिनियम धातु को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये बॉक्साइट से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कराना। ठीक है, तो देखिए सूची 1 में क्या दिया गया है, सूची 1 में दिया गया है प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ। ठीक, और सूची 2 में क्या दिया गया है, ये तत्व दिए गए। ठीक है, तो इनको हमको सुमेलित कराना। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए ये सूची 1 है और ये सूची 2 है, हमको इसमें सुमेलित कराना है। तो आइए देख लेते हैं इसका सुमेलन कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए हीरा का सुमेलन कैसे होगा, हीरा हो जाएगा आपका कार्बन से बनता है। ठीक है, हीरा कैसे बनता है, कार्बन से बनता है। बी में दिया है संगमरमर, तो संगमरमर किससे हो जाएगा, इसमें कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, और बालू में क्या है, तो बालू में आपका हो जाएगा ये आपका सिलिकॉन। ठीक है, सी में का क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। और माणिक क्या हो जाएगा, माणिक क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। ठीक है, तो इसका ये इस प्रकार से सुमेलन रहा। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हमको इसमें बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए दिया गया कि एल्युमिनियम बॉक्साइट। ठीक है, तो ये सही सुमेलित है, यानी कि एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। आगे दिया गया कापर सिनेबार,
तो कापर सिनेबार भी जो है आपका, अच्छा यही गलत हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर आपका गलत हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी आगे दिया गया जिंक कैलामाइन, तो जिंक कैलामाइन भी सही है आपका। आयरन दिया गया है हेमेटाइट, तो ये भी आपका सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यही आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया सही सुमेलन इस प्रकार है, ठीक है। इसकी व्याख्या में दिया गया है, तो देखिए एल्युमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइट, कापर या तांबा का हो जाएगा क्यूप्राइट, पारा या फिर मरकरी का हो जाएगा सिनेबार, जिंक या जस्ता का दिया गया है कैलामाइन, और आयरन या फिर लोहा का हेमेटाइट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ठीक। चलिए प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कराना है, ठीक है। देखिए सूची 1 में क्या दिया गया, इसमें दिया गया प्रकृति में प्राप्त पदार्थों की सूची दी गई है और दूसरे में तत्व दिए गए हैं, ठीक है। तो हमको इसको सुमेलित कराना है, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करा लेते हैं। देखिए फिर से वही प्रश्न दिया गया है, तो हीरा का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। संगमरमर का क्या हो जाएगा, तो ये कैल्शियम हो जाएगा। और रेत का क्या हो जाएगा, तो ये सिलिकॉन हो जाएगा। और माणिक या फिर रूबी का क्या हो जाएगा, तो ये अल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। इसका सुमेलन इस प्रकार हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पदार्थ है जो कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पाया होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हीरा होता है, ठीक है। हीरा जो होता है ये पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पदार्थ है जो कि जल से हल्का होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोडियम। सोडियम जो होता है ये जल से हल्का होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है, ठीक है। तो लौह धातु के क्षयकरण में कौन सा आवश्यक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन तथा नमी, ठीक है। ऑक्सीजन और नमी जो है ये लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि लौह धातु के क्षयकरण के लिए ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन तथा नमी की आवश्यकता होती है। इसे लोहे में जंग लगना भी कहते हैं, ठीक है। तो लोहे में जो जंग लगता है वो आपके ऑक्सीजन और नमी के ही कारण होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, हमको इन कथनों को देखना है कि कौन कौन से इसमें से कथन जो है वो सही है, ठीक है। तो देखिए पहला कथन है कि पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। दूसरा कथन है कि मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, ठीक है। ये 2 कथन हो गए। आगे दिया गया है आपका कि पारादीत सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। और चौथा कथन दिया गया कि फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। तो देखिए जो इसका आंसर दिया गया है वो दिया गया है बी, यानी 1 व 3 यहाँ पर जो कथन है वो सही है, ठीक है। तो 1 और 3 में क्या दिया गया है, देखिए कथन 1 में दिया गया है कि पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है, ये सही है। और तीसरे में दिया गया है पारादीत सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, तो ये तीसरा कथन भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाया जाता है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आपका लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है, तो ये क्रोमियम मिलाया जाता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्या मिलता है, ये क्रोमियम मिलाया जाता है, तब स्टेनलेस स्टील बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑक्सोकार्बन्स ये कार्बन का अपरूपण नहीं है, बल्कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन्स, ठीक है। ये तीनों जो है कार्बन के अपर रूप हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं। तो देखिए दिया गया कि कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है, ठीक है, एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता, ठीक। ये पहला प्रश्न है, पहला कथन है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा कथन दिया गया कि हीरा, तांबा व लोहा से कठोर है। तीसरा कथन है कि वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। और चौथा कथन दिया गया है कि नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो आइए देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। यानी 1 व 2 इसमें से कथन जो है वो सही हो जाएंगे।
तो देखिए कथन एक में क्या दिया गया है। कथन एक में दिया गया था कि कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। ठीक है, ये कथन सही है। और दूसरा कथन सही है आपका, हीरा जो होता है ये तांबा व लोहा से कठोर होता है, ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लेड पेंसिल में होता है, तो लेड पेंसिल में क्या होता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो लेड पेंसिल में क्या होता है आपका, ये ग्रेफाइट होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। तो देखिए दिया सलाई के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लाल फास्फोरस का। ठीक है, लाल फास्फोरस का प्रयोग करके दिया सलाई का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है, तो रासायनिक रूप में सूखी बर्फ क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको हम सूखी बर्फ या शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या फिर शुष्क हिम कहा जाता है। ठीक है, यह गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है और इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसी को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला फिर से वही क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ होता है। ठीक है, तो शुष्क बर्फ क्या होता है, सी, इसका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये शुष्क बर्फ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भार के अनुसार पानी यानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है, तो भार के अनुसार पानी में कितना हाइड्रोजन होता है, तो 11.11% होता है। ठीक है, 11.11% जो है आपका पानी में हाइड्रोजन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस या लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो लाफिंग गैस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वायुयान के टायरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो वायुयान के टायर होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए थोड़ी सी। देखिए दिया गया कि वायुयानों के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है जिससे वायुयानों के उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो पौधे होते हैं वो किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए, उनकी भरपाई करने के लिए कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वो कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इस तरह से पौधे काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड होता है ये सागर में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये आपका ब्लीचिंग पाउडर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कराना है, तो चलिए इसको सुमेलित करा लेते हैं। तो चलिए हम इसकी डायरेक्ट व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपका समय बचे। ठीक है, इसका सुमेलन इस प्रकार है। देखिए दिया गया ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। बेकिंग सोडा में क्या है, तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है। वॉशिंग पाउडर में क्या है, तो इसमें सोडियम कार्बोनेट है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है, तो इसमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ठीक है, ये आपका सही सुमेलित है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दिया गया कि ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर में आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पाया जाता है, ये सही है। ठीक है, और नीचे दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में दिया गया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो देखिए यही आपका दूसरा वाला जो है ये सही सुमेलित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आगे दिया गया है तीसरा कि वॉशिंग पाउडर, इसमें सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है, ये सही है।
और बेकिंग सोडा में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। ठीक, इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव एवं पॉजिटिव के अस्थायीकरण में होता है। ठीक है, इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो सोडियम थायोसल्फेट है, एक तो इसका प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव एवं पॉजिटिव के अस्थायीकरण के लिए होता है, दूसरा इसका उपयोग जो है आपका चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए कि निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा पदार्थ है जिसको रेगुलर बेस में आपको खाद्य नमक के रूप में नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घटना चक्र ने यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है। ठीक है, तो हमको इसकी व्याख्या देखनी पड़ेगी कि इसमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए घटना चक्र यहाँ क्या कहता है व्याख्या में कि सभी चारों विकल्पों में दिए गए लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, ये सभी लवण आयोडीन युक्त हो सकते हैं। यदि प्रश्न के अंग्रेजी रूपांतरण पर विचार किया जाए तो समुद्री नमक यानी सी सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है घटना चक्र कि अगर हम इसके जो है अंग्रेजी रूपांतरण को देखा जाए तो जो समुद्री नमक है यानी सी सॉल्ट है को खाने की मेज़ पर रखे जाने वाले नमक डाइनिंग टेबल साल्ट के रूप में प्रयुक्त किया जाना इसलिए असुविधाजनक हो सकता है कि इसके दाने बड़े होते हैं और अपेक्षाकृत नमी अधिक होती है। ठीक है, तो जो साल्ट नमक होता है, सी साल्ट होता है, उसके दाने बड़े होते हैं और अपेक्षाकृत नमी अधिक होती है उसमें। इस आधार पर विकल्प बी जो है यह अभिष्ट विकल्प हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ घटना चक्र कह रहा है कि यहाँ पर दिया गया है कि आपका निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो चारों विकल्प दिए गए हैं, यानी कि देखिए दिया गया है कि आयोडीन युक्त नमक, समुद्री नमक, सेंधा नमक और संसाधित साधारण नमक। ठीक है, तो ये चारों जो आंसर दिए गए हैं यहाँ पर, ये चारों ही आंसर यहाँ पर सही हैं। ठीक है, इनका उपयोग आप डेली बेस पे खाद्य नमक के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? ठीक है, तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन है पदार्थ है जो कि कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड जो है ये कांच को गहरा और नीला रंग प्रदान करता है। ठीक है, चलिए कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कार्बन। कार्बन जो है ये सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? ठीक है, तो फल पकाने में कौन सा रसायन आपका सहायता करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, इथेफान। इथेफान जो होता है ये फल पकाने में सहायता करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है? ठीक है, तो फलों के पकने में इसमें से कौन सा तत्व है जो बढ़ावा देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन भी जो है फल के पकाने में बढ़ावा देता है या उसका सहयोग करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका जो पहला आंसर है कि फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक। ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा, यानी कि सही सुमेलित नहीं है, पहला ही आपका सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा जो है आपका दिया गया शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही है। कीरेटिन, मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन, ये भी आपका सही है। और जो डी दिया गया है यहाँ पर कि मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ग्लिसरॉल का। ठीक है, ग्लिसरॉल का प्रयोग जो है आपका विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक तत्व है जो कि प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नायलॉन। नायलॉन जो है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बाकी आपका ऊन, रेशम, चमड़ा ये सब प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है,
चलिए कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए इनमें से कौन सा बहुलक के रूप में प्रयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पॉलीएमाइड। ठीक है, पॉलीएमाइड जो है इसका प्रयोग जो है आपका बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से कथन दिए गए हैं। देखिए दिए गए टेफ्लॉन तथा डेक्रान बहुलक हैं, ये पहला कथन है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, ये दूसरा कथन है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। चौथा कथन है कि प्राकृतिक रबड़ क्लोरोप्रीन है। ठीक है, ये 4 कथन दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे। तो देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी 1 2 3 जो कथन है ये सही है। ठीक है, तो 1 2 3 में क्या दिया गया है, वही दिया गया है कि टेफ्लॉन तथा डेक्रान बहुलक हैं, ये सही है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, ये सही है। और तीसरा कथन दिया गया पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इनमें से कौन सा बहुलक जो है वह जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, पीवीसी जो है ये पीवीसी ये ऐसा बहुलक है जिसको जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग आपके फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा विस्फोटक नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जो है ये आपका विस्फोटक नहीं है। इसके अलावा बाकी जो सभी दिए गए हैं ये सभी विस्फोटक हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बायोगैस में प्रयुक्त होती है। तो बायोगैस में क्या प्रयुक्त होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मेथेन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मेथेन जो है ये बायोगैस में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, किण्वन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, किण्वन की प्रक्रिया। ठीक, अगला प्रश्न घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है। तो घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में क्या मुख्यतः होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ब्यूटेन होता है। ठीक, इसमें ब्यूटेन पाया जाता है एलपीजी गैस में। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें आपका क्या क्या होता है, इसमें देखिए प्रोपेन होता है तथा ब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ गंधयुक्त पदार्थ जैसे मरकेप्टन आदि मिला दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा वही सी, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। ठीक है, तो आलू के चिप्स जो होते हैं ये प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, नाइट्रोजन वातावरण में। ठीक है, किस में किए जाते हैं, ये नाइट्रोजन के वातावरण में किए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है। ठीक है, जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकती है जिससे जीवाणु व दूसरे कीटाणु नहीं बढ़ते। इसलिए आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में नाइट्रोजन वातावरण में संकुलित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल कौन सा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यूजेनाल। ठीक है, तो लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है, ये यूजेनाल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। ठीक है, तो हम सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है हमको। तो आइए डायरेक्ट हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपका समय बचे। ठीक है, देखिए दिया गया है एसीटोन। एसीटोन क्या है, ये नाखून पालिश अपसारक है। ठीक है,
कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये अग्निशामक है। हाइड्रोजन पराऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड ये घावों को मरहम पट्टी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और द्रव अमोनिया, तो द्रव अमोनिया क्या है, ये प्रशीतक है, ठीक है, प्रशीतक है, ठीक। ये इस प्रकार का इसका सुमेलन है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ह्यूमस उदाहरण है, ठीक है। तो ह्यूमस किस चीज़ का उदाहरण है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, जैविक क्लोराइड का, ठीक है, जैविक क्लोराइड का ह्यूमस उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि लाल स्याही बनाई जाती है, तो लाल स्याही किससे बनाई जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इओसिन से, ठीक है। लाल स्याही किससे बनती है, इओसिन से बनती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है, ठीक है। तो पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एथिलीन का उपयोग होता है, ठीक है। पॉलीथीन बनाने में आपका एथिलीन का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ठीक है। सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ जो होते हैं ये हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है, ठीक है। तो कौन सा तत्व होता है जो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अधिक उपयोगी होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, सल्फर, ठीक है। तो सल्फर अगर सरसों में पाया जाता है तो उससे तेल की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा युग्म है जो कि गोताखोरों को सांस लेने की संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑक्सीजन और हीलियम, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है, ठीक है। तो इनमें से किस अम्ल का प्रयोग कार और बैटरियों में किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग आपका कार बैटरियों में किया जाता है, ठीक है। चलिए, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, ठीक है। तो ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आसवन की क्रिया। आसवन की जो प्रक्रिया होती है ये ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं, ठीक है। तो जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बियर कहते हैं, ठीक है। जौ के जो अंकुरित बीज होते हैं उसके किण्वन से जो बनता है शराब उसको हम बियर कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, और अगर इस वीडियो में कोई भी कमी हो या कुछ भी आप इसमें जो चेंज कराना चाहते हैं, जो आपको लगता हो कि नहीं इस वीडियो में वास्तव में सुधार की आवश्यकता है, तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सब तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। धन्यवाद।